बात करते हैं महिलाओं के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि महिलाओं को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। हमारी महिलाएँ जागरूक है, सोई नहीं है, मगर थोड़ा-सा नॉलेज मेडिकली और जागरूक करना ज़रूरी है। ये हमारा शरीर है अंदर से, हम सब अंदर से ऐसे दिखते हैं। ये हमारा यूट्रस है, ये 2 फैलोपियन ट्यूब है, ये अंडाशय है। इसमें अंडा बनता है, ट्यूब में ट्रैवल करता है और यहाँ आके बैठता है, तब प्रेग्नेंसी रहती है। अगर प्रेग्नेंसी नहीं रुकने वाली है, तो ये मेंस्ट्रुएशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये अलग-अलग टाइप की ग्रोथ्स है जो हम यूट्रस में देखते हैं। जैसे आप लोग कई बार पढ़ते होंगे मैगज़ीन में, सुनते हैं, पेशेंट आके डर के पूछते हैं, डॉक्टर फाइब्रॉइड क्या होता है या पॉलिप्स क्या होता है? तो ये अलग-अलग टाइप की ग्रोथ है। आप इस केस में बहुत फॉर्च्यूनेट हैं। ये देखिए एक फाइब्रॉइड है, ये यूट्रस के ऊपर के हिस्से में है। अगर ये पॉलिप आपके बॉडी में फाइब्रॉइड आपके बॉडी में 20 साल भी पड़ा रहता है, तब भी इसके साथ में आपकी सारी मेंसेस नॉर्मल रहती है और प्रेगनेंसी भी नॉर्मल रहती है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। मगर गलती से ये पॉलिप नीचे के हिस्से में अगर रहेगा यूट्रस के इस हिस्से में, तो क्या होगा? आपने सुना होगा कई मरीज ऐसे आते हैं जिसको प्रेगनेंसी तो रहती है लेकिन जैसे ही चौथा महीना लगता है अबॉर्शन हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रेगनेंसी का जो मटेरियल होता है वो चौथे महीने में रूप पकड़ना शुरू करता है। तब तक तो वो केवल पानी होता है, ज़ाइगोट। और जब ये धीरे-धीरे बढ़ने लगता है तो वो बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल होता है। अब एक जगह पे सॉफ्ट और एक हार्ड फाइब्राइड नहीं रह सकते। संसार का नियम क्या है? जो शक्तिशाली वो दुर्बल को किक ऑफ कर देता है। तो आपका जो हाइब्रिड है, उस प्रेगनेंसी के मटेरियल को किक ऑफ कर देता है और वहाँ पे हमें एबॉर्शन देखने के लिए मिलता है। कई बार लड़कियाँ आती हैं जिनको बहुत ही बुरा पेन होता है मेंसेस में और यूजुअली मम्मी लोग आके हमको बताती है, "डॉक्टर हिला ना दर महिन्याला खूप त्रास होतो आणि मग मी काय करते हिला पेन किलर देते." अशी चूक करू नका. क्योंकि अगर हर महीने आपकी बच्ची को तकलीफ हो रही है, इतनी तकलीफ हो रही है कि वो कॉलेज स्कूल नहीं जा पा रही है, तो अपने डॉक्टर से जाके मिलिए। हो सकता है उसका ब्लड बहुत गाढ़ा है, उसमें बहुत सारे क्लॉट्स है और बहुत ज़रूरी है कि उसके गाढ़ेपन को ब्लड के गाढ़ेपन को डिसॉल्व किया जाए, क्लॉट्स को डिसॉल्व किया जाए, जो मेडिकली किया जा सकता है और आपकी बच्ची को परमानेंट पेन से रिलीफ दिया जा सकता है। मगर हर महीने पेन किलर खिलाना इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि उसके अपने भी साइड इफेक्ट हैं। अब बात करते हैं डिजीज़ के ओवरी की। ओवेरियन पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज आज की तारीख में हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो केसेस मिलती है ना वो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के हैं। मैं इस पर रिसर्च कर रही हूँ और मेरे क्लिनिक में सबसे ज्यादा अभी हम जो केसेस रिकॉर्ड कर रहे हैं वो पीसीओएस और पीसीओडी की ही है, कैंसर और ऑटिज्म के बाद में। कैसे? देखिए, ओवरी में जब ये नॉर्मल ओवरी है और ये सिस्टिक ओवरी है। सिस्ट यानी केवल पानी की छोटी-छोटी बैग जमती है। मगर ये बहुत सारे सिस्ट जब बन जाते हैं ना, तो ये ओवरी को ऐसे स्क्वीज़ करने लगते हैं और वो स्क्वीज़ होने से ओवरी के जो नॉर्मल हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जो फीमेल हार्मोन होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, तो इनका सिक्रीशन कहीं न कहीं डिस्टर्ब होता है। ये सिक्रीशन जब डिस्टर्ब होता है, तो बॉडी के बाकी हार्मोन्स के ऊपर इनका जो इम्पैक्ट है, वो खराब होने लगता है। तो बाकी हार्मोन बॉडी के डिस्टर्ब होने लगते हैं, जैसे थायराइड भी डिस्टर्ब होता है। उसके बाद में हर व्यक्ति के शरीर में मेल और फीमेल हार्मोन होते हैं। तो पीसीओडी की केस में लड़कियों के शरीर में मेल हार्मोन बढ़ने लगते हैं। फिर सीरम इंसुलिन भी डिस्टर्ब होने लगता है, क्योंकि थायराइड डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे मल्टीपल चीजें आती हैं सामने और इसका ट्रीटमेंट पूरी जड़ से करना जरूरी है। इस पेशेंट को बिना छुए भी हम पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। इसके लिए बिल्कुल जरूरत नहीं कि आप सर्जरी करें। अगर आप सर्जरी करेंगे तब भी ये रिकरेंस में आएगा। ये देखिए मैं जस्ट एक केस मेरे पेशेंट का शेयर कर रही हूँ। केस भी नहीं, खाली रिपोर्ट में आपको बता रही हूँ। ये पेशेंट है जिसने मुझे 30 अक्टूबर 2017 को कंसल्ट किया था और ये उसका सोनोग्राफी है जो बता रहा है पॉलीसिस्टिक ओवरीज, 30 अक्टूबर 2017 को। और दूसरा सोनोग्राफी हमने उसका करवाया 13 मार्च को, लगभग 5 महीने के बाद में। और ये उसका रिपोर्ट दिखा रहा है एब्सोल्यूट नॉर्मल सोनोग्राफी, मतलब उसका सिस्ट कंप्लीटली नॉर्मल हो गया था। कैसे हुआ? वो मेडिसिन सिलेक्शन का हमारा एक प्रोसीजर होता है, लेकिन ये बताने का तात्पर्य केवल इतना है कि जल्दबाजी में सर्जरी में लैंड मत होइए। देखिए, एक घर में अगर 4 बउएँ रहती है और किसी एक का ट्यूनिंग नहीं बैठ रहा, तो उसको काट के फेंक देना सॉल्यूशन नहीं है। उसे जब हम अपने परिवार में रखते हैं और धीरे-धीरे अपने हिसाब से ढालते हैं और वो जब हमारा कल्चर सीखती है, तो उसे हम होम्योपैथी कहते हैं। ये होम्योपैथी का रिजल्ट है। थोड़ा-सा बात करूँगी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। आजकल हम देखते हैं कि हर घर में एक ऑपरेशन हो जाता है। एक पेशेंट तो मुझे 99% हर घर में मिलता है, वो है हिस्टेरेक्टोमी का, थैली निकालने का ऑपरेशन होता है।
क्या होता है, पेशेंट की सर्जरी कर देते हैं, 40 की एज के बाद में एक दिन ऐसा आता है कि ब्लीडिंग शुरू हो गया और बंद ही नहीं हो रहा है। अब ये ब्लीडिंग कैसे शुरू हुआ? जब हम यंग रहते हैं, स्पेशली मैं आप लोगों के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के यहाँ पे बहुत सारे कुछ कुछ इवेंट, स्पेशली रिलीजियस इवेंट चलते हैं। अब क्या होता है, कई बार हमारे घरों में पूजा पाठ होती है, कभी वो भाद्रपद लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेडीज की पीरियड को आगे बढ़ाती है गोलियां खा के। ये मत कीजिए। ओरल हार्मोनल पिल्स के अपने इतने सारे साइड इफेक्ट है, उसमें से कैंसर भी एक है। फाइब्रॉइड के ट्यूमर तो होते ही है आपके यूट्रस में, ब्रेस्ट ट्यूमर भी होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर भी होता है। आप जब पीरियड आगे बढ़ाते गोलियां लेके, ऐसा आप लाइफ टाइम कई बार करते हैं, तो आप अपनी बॉडी के अपोजिट जा रहे हैं, आप प्रकृति के अपोजिट जा रहे हैं। जब तक बॉडी का रेजिस्टेंस पावर ठीक है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आपको क्या लगता है कि मैं 4 दिन पीरियड आगे बढ़ाऊंगी, वो तो 4-8 दिन में आ ही जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, आ जाएगा। लेकिन हम सबका शरीर अलग अलग है। किसी एक लेडी में वो 8 दिन बाद आएगा, एब्सोल्यूट नॉर्मल, नो ट्रबल एट ऑल। किसी एक पेशेंट में वो 8 दिन बाद आएगा, इतना हेवी ब्लीडिंग जाएगा, बड़े बड़े क्लॉट जाएंगे कि पेशेंट थक जाएंगे। किसी एक पेशेंट में क्या होगा, ब्लीडिंग तो नॉर्मल जाएगा, लेकिन उसके बाद में बार बार यूरिन का इन्फेक्शन होगा, थोड़ा सा एक्सर्शन हो गया, उस दिन आपको ब्लड का स्पॉटिंग दिखने लगेगा। और किसी एक लेडी में ये होगा कि आपने हार्मोनल पिल्स खा के जो पीरियड 4 दिन के लिए आगे किया, पता चला 3 महीने बाद अपियर हो रहा है। तो ये भी चीजें आपके बॉडी में हो सकती है। सो प्लीज बी केयरफुल, ये सब गोलियां मत खाइए। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो आपके बिना रुकेगा, मगर हम ये गलतियां करते हैं। और जब 40 की एज के बाद में हम मेनोपॉज में लैंड होने लगते हैं 42 में, तो धीरे धीरे बॉडी का इम्यूनिटी भी टूटने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है कि यूट्रस के मसल्स खुल तो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन वापस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। और जब वो रिलैक्स हो जाते हैं, तो जो धार लगती है ब्लड की, 30 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, बंद ही नहीं होती है। पेशेंट थक जाते हैं, फैमिली थक जाती है, हीमोग्लोबिन उतरने लगता है, और डॉक्टर आपको सलाह देते हैं यूट्रस निकाल दो। अब फैमिली भी इतनी थकी होती है, आप हिस्टेक्टोमी करते यूट्रस निकाल लेते हैं। देखिए, पहले जब फ्लो जा रहा था तो आपने उसको कुछ दिन जाने से रोका, उसको बॉडी में वापस रिटेन किया। ये गंदगी है बॉडी की, जिसको 28 से 32 दिन के भीतर शरीर से बाहर जाना था, आपने उसको शरीर में रोक के 45 दिन के लिए अंदर रख लिया। अब एक सड़ा आम को अगर टोकरी में रखेंगे तो पूरे आम सड़ेंगे। जो गंदगी आपने बॉडी में रिटेन की, वो बैठे बैठे आपके यूट्रस को अंदर से दीमक की तरह खोखला करती है, और एक स्टेज आने के बाद में बॉडी आपको हेवी ब्लीडिंग देना शुरू कर देती है एट द एज ऑफ मेनोपॉज। फिर क्या होता है, आप थक जाते हैं, आपकी फैमिली डिसाइड करती है, आप सर्जरी कर लेते हैं। जब आप सर्जरी कर लेते हैं, तो सर्जरी के बाद में क्या होगा, 5-6 महीने पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है, फैमिली को भी अच्छा लगता है, क्योंकि इतना ब्लीडिंग से पेशेंट थक चुकी होती है। लेकिन 6 महीने के बाद में क्या, अभी तक के बॉडी में जो टॉक्सिसिटी हो रही थी, वो पूरी टॉक्सिसिटी यूट्रस से मेंसेस के जरिए बाहर निकल रही थी। अब आपने तो वो दरवाजा बंद कर दिया। अब ये टॉक्सिसिटी आपके ब्लड में सर्कुलेट होने लगती है, और कुछ समय के बाद में आपके ब्लड में आरए नाम का फैक्टर पॉजिटिव होता है। उसे हम कहते हैं रूमेटोइड अर्थराइटिस फैक्टर, हिंदी में हम उसे कहते हैं संधिवात। और फिर पेशेंट आपके पास आता है। आप कभी भी देखिए, जो पेशेंट मेरे पास आते हैं रूमेटिज्म के लिए, उनसे मैं पूछती हूँ, उनके बिना बताए मैं उनको पूछती हूँ, 1-1.5 वर्ष झाले का थैली काढून टाकली? हो डॉक्टर. कारण मला आधीच माहिती असतं की हे दुखणं तिथूनच आलेलं आहे. तो आर्य फैक्टर भी वहीं से आता है। इससे बहुत जरूरी है कि एक गीता का अध्याय खत्म होने से आपकी बीमारी खत्म नहीं हुई, एक नया अध्याय आपने शुरू कर दिया है। ये है हमारा नॉर्मल नी, और ये है हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिक नी, जहाँ पे कार्टिलेज आपका थक गया है, उसमें सूजन हो गई है, अंदर का फ्लूइड खत्म हो गया है। और इसके लिए यूजुअली डॉक्टर कई बार आपको नी ट्रांसप्लांटेशन का भी सॉल्यूशन देते हैं। लेकिन मेरी आपको सलाह है कि साइनोवाइटिस को हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, अगर आप हमें वक्त दे, 6 महीने साल भर का, तो उसमें आपकी सर्जरी टल सकती है। क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन के बाद में भी कई बार, कई केसेस में मैंने देखा है कि पेशेंट बाद में भी हमारे पास सेम कंप्लेंट लेके आते हैं कि डॉक्टर मला त्रास होता है। और एक चीज आपको बताओ, जो अर्थराइटिस हुआ है ना, वो पूरे बॉडी को हुआ है। देखिए, इसमें बॉडी के सारे जॉइंट इन्वॉल्व है। तो एक जॉइंट, ये नी जॉइंट रिप्लेस कर देने से बॉडी से अर्थराइटिस खत्म नहीं हुआ है। नी जॉइंट तो आपने निकाल दिया, अब हो सकता है अर्थराइटिस आपके स्पाइन पे घुस जाए, हो सकता है आपके हैंड में घुस जाए, हो सकता है आपके हिप जॉइंट में चले जाए। तो आप बॉडी की कितनी जॉइंट का ट्रांसप्लांट करेंगे? सोचने वाली बात है। अब थोड़ा सा ब्रेस्ट के बारे में बताऊंगी। इसमें 3 बीमारियां होती है, फाइब्रिडिनोसिस, फाइब्रिडिनोमा और कैंसर।
इसमें की जो ऊपर की 2 बीमारियां हैं ये नॉन कैंसरस है, जो नीचे तीसरा है वो केवल कैंसर है। कैंसर के 3 चरण होते हैं। पहले चरण में आपके ब्रेस्ट में एक छोटी सी ग्लैंड आती है जो केवल ब्रेस्ट में रहती है, मगर फिक्स रहती है, एक ही जगह पे रहती है। अगर आप इसे पाल्पेट करेंगे तो ये अपनी जगह से हिलेंगी नहीं। जो हिले वो फाइब्रोएडेनोमा, जो ना हिले वो कैंसर का फर्स्ट स्टेज। दूसरे स्टेज में क्या होता है, यही ग्लैंड, ऐसे ही एक ग्लैंड आपके बगल में आता है और तीसरे स्टेज में ये इन्फेक्शन बगल के जरिए बॉडी में हर जगह फैलने लगता है। अगर आप 3 स्टेज तक भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये मेडिकली ट्रीटेबल है, मगर फोर्थ स्टेज में कैंसर को ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसे केवल मेंटेन किया जा सकता है। कैंसर के पीछे एक जो सबसे बड़ा रीजन है ना वो है स्ट्रेस। आप देखिए, लेडी अगर हाउसवाइफ है तब भी वो मल्टीटास्किंग करती है, उसके पीछे 100 काम होते हैं। और अगर वो वर्किंग लेडी है तब भी वो उसके पीछे 100 काम होते हैं। मतलब यदि वो किसी घर की मेड है तब भी उसके पीछे स्ट्रेस है, या वो डॉक्टर है तब भी उसके पीछे स्ट्रेस है। और स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो आपके बॉडी की कई हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। स्ट्रेस की वजह से बॉडी में 2 हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। ये दोनों ही हार्मोन हमारी किडनी सीक्रेट करती है, एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल। जब एड्रेनालिन डिस्टर्ब होता है तो आपके बॉडी में डिजीनेस और डिप्रेशन डेवलप होते हैं। और जब कॉर्टिसोल डिस्टर्ब होता है तो आप टायर्ड बट वायर्ड फीलिंग में जाते हैं। टायर्ड बट वायर्ड फीलिंग मतलब क्या, काम तो बहुत सारे करने हैं मगर इनिशिएटिव नहीं। डॉक्टर मुझे लगता है मेरी हेल्थ वेट बढ़ रहा है, मुझे मॉर्निंग वॉक सुरू करना है, मी रोज विचार करते डॉक्टर माझा डोळा सुद्धा उघडतो सकाळी, पण माहित नाही काय होतं, मला जायचीच इच्छा होत नाही. सगळे मी आजचे काम उद्यावरती टाकते. अँड डिक्रीज्ड इम्युनिटी, म्हणजे आपल्या शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते. आणि जेव्हा शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते तेव्हा फक्त कॅन्सरच काय, जगातले सगळे आजार येऊन तुमच्या बॉडीमध्ये असे येऊन बसून जातात. फॉर एक्झाम्पल कोरोना सुद्धा तेव्हाच येऊन बसतो जेव्हा तुमची इम्युनिटी कमी असेल. आपको एक बात बताओ कोरोना के बारे में, अभी ऐसे बहुत सारे पेशेंट मिले हैं जिनके बॉडी में कोरोना के एंटीबॉडीज मिले हैं, उनके ब्लड में, लेकिन उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि उनको कोरोना कब होके चला गया। तो कोरोना उतना डेंजर भी नहीं है जितना हम डर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये वायरस है और वायरस के लिए दुनिया में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो अभी जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा जो भी दे रहे हैं, ये सब अपने अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर रेमेडी उस पर फिलहाल नहीं है किसी भी पैथी में। लेकिन जानते हो उसको कौन हरा सकता है, आपकी अच्छी इम्यूनिटी। अगर आपका खान पान ठीक है, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप अच्छा मल्टीविटामिन भी साथ में लेते हैं, जैसे विटामिन सी हो गया, तो वो खाने में खट्टी चीजों में मिलता है। अगर आप एक बैलेंस डाइट लेते हैं ना और अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखते हैं, दिन भर में 10 गिलास पानी पीते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, तो कोरोना की क्या मजाल है कि वो आपके बॉडी पे अटैक करे, समझे? तो उसको थोड़ा सा फॉलो कीजिए। अब देखिए, आजकल का हमारा लाइफस्टाइल भी स्ट्रेस की एक बहुत बड़ी वजह है। परिवार रहता तो साथ में है मगर साथ में नहीं होता है, हर कोई अपने आप में बिजी है। तो इसकी वजह से भी कई केसेस डिप्रेशन की बढ़ रही है और मन बीमार होने लग गया। और बहुत सिंपल सा लॉजिक है होम्योपैथी जो कहता है, वो है मन बीमार तो ही तन बीमार।